नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी गरीब महिलाओं को हर साल 40,000 रुपये देने की घोषणा करेगी। बिहार में महिलाओं के लिए 10 हज़रिया योजना के जिताऊ नतीजे के आधार पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बात कही है। दरअसल हमारे सहयोगी चैनल आज तक के महामंच एजेंडा 2025 में अखिलेश यादव आए थे। वहां उन्होंने कहा कि अगर 10,000 देकर बिहार में बीजेपी और उसके सहयोगी जीत सकते हैं तो उनसे सीखकर हम यूपी में 40,000 रुपये महिलाओं को, गरीब महिलाओं को हर साल देंगे अगर सरकार बनती है। इसका एक गणित भी उन्होंने बताया। कुमार अभिषेक, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? इसका एक गणित भी इसका बाकायदा अखिलेश यादव ने जो 40,000 रुपये देने की बात कही उसका एक गणित भी उन्होंने बताया। इसके अलावा एसआईआर के मुद्दे से लेकर घुसपैठियों, पीडीए, बुलडोज़र, कफ सिरप, हर मसले पर अखिलेश यादव ने खुलकर बात की, बीजेपी की सरकार को घेरा और अपना 2027 के लिए रोड मैप भी बताया। क्या संदेश निकला है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के इस लंबे इंटरव्यू से, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक। तो कुमार अभिषेक, बात वहीं से शुरू करते हैं जहां पर बिहार चुनाव में ख़त्म हुई थी, यानी कि वो 10 हज़रिया योजना जिसने नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार इतने प्रचंड जीत से बनवा दी। अखिलेश यादव एजेंडा आज तक में कह रहे हैं कि वो 40,000 रुपये देंगे महिलाओं को हर साल, गरीब महिलाओं को। इसका एक गणित भी उन्होंने बताया कि मुझे पहले 500 रुपये महीना देने से रोक दिया, फिर 500, कुल मिलाकर 3,000 रुपये महीना बनते हैं, साल के 36,000, ब्याज लगा के 40,000। तो इस कैसे देखते हैं आप अखिलेश यादव की इस घोषणा को? अगर इसे सीरियसली लिया जाए तो ये बड़ी घोषणा कर दी सवा साल पहले अखिलेश यादव ने क्या? निश्चित तौर पर नीरज, अगर 40,000 का ऐलान उन्होंने एजेंडा आज तक के मंच पर किया है तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अखिलेश यादव इन दिनों पूरी तरीके से चुनावी मोड में आते जा रहे हैं। बिहार का चुनाव हुआ और बिहार चुनाव में 10 हज़रिया कार्ड का असर सबने देखा। अखिलेश यादव से भी जब कहते हैं ना, ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत हुई उसमें यह भी था कि हाँ, इस योजना ने भी अपना कमाल किया है। और महिलाओं को लेकर के तो खैर इस योजना ने सचमुच बिहार में कमाल किया। अखिलेश यादव की नजर निश्चित तौर पर इस बार महिला वोटरों पर ज्यादा होगी। और एक गणित उन्होंने दिया है कि भाई 3,000 रुपये अगर अलग अलग योजनाओं के जरिए महिलाओं के खाते में जाते हैं, चाहे वो उनके पेंशन की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की अन्य योजनाएं हो, तो अगर उसको हम बढ़ा के 36 को 40 कर देते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। तो ये अखिलेश यादव की सोच है, लेकिन इसको पूरी तरीके से हम कह सकते हैं ये चुनावी उनके अभियान की शुरुआत है और उन्होंने एक तरीके से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। महिला, देखिए, पहले भी अगर वो पीडीए कहते रहे हैं तो उसमें ए का अर्थ, ठीक है, अल्पसंख्यक सब लोग निकालते हैं, लेकिन उन्होंने कई बार आधी आबादी कहा है और आधी आबादी मतलब महिलाएं। और आज भी कहा 4 दिन पहले का अगर आप एक ट्वीट देखें तो संसद भवन में जो उनकी महिला सांसद हैं, डिंपल यादव, प्रिया सरोज, इकरा हसन, इन सब की फोटो उन्होंने ट्वीट की थी और पीडीए का मतलब तब भी आधी आबादी लिखा था उन्होंने। तो नेचुरल है कि उनके भी बैक ऑफ माइंड महिलाओं को लेकर के क्या ऐलान करना है, महिलाओं को लेकर के क्या उनके मन में चल रहा है, ये धीरे धीरे खुद ब खुद डिकोड हो रहा है। उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी महिलाओं की कंस्टिट्यूंसी तैयार कर ली है और अगर बिहार के चुनाव को देखा जाए तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। और सिर्फ इस बार ही नहीं, पिछली बार हारते हारते अगर वहां एनडीए बचा तो कहते हैं कि उस महिलाओं ने जिताया बचाया था। अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि सिर्फ अपने गठबंधन के जरिए, अपने समीकरण के जरिए वो नहीं जीत सकते। जब तक वो उस समीकरण से आगे नहीं बढ़ते हैं तो आगे क्या है उनके लिए, तो आगे महिलाएं।
और ये जो 40,000 का की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि जिस तरीके से पीडीए का जब उन्होंने नारा या वाक्य कॉइन किया या तो वो चल पड़ा, और वो ऐसा चला कि आज के समय में बीजेपी वाले भी पीडीए पीडीए करने लगे या उसके जवाब की बात करने लगे। तो 10,000 का जवाब उनको सियासी तौर पर देना था। बीजेपी यहां बिहार के चुनाव के 10,000 चुनाव को यहां उछाल रही है, तो 4 गुना उन्होंने 40,000 की बात कर दी है। तो अब आप देखेंगे कि पीडीए के साथ साथ अब ये 40,000 वाली बात भी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से अब खूब उछाला जाएगा। यानी कि उनकी कोशिश है कि बीजेपी जो भी नैरेटिव सेट करे, उससे बड़ा नैरेटिव सेट करो। कितना सफल होंगे, क्या ये सही में ये नैरेटिव बन पाएगा? देखिए, बनते बनते चीजें बनती हैं। संविधान संविधान संविधान, आरक्षण खत्म आरक्षण खत्म आरक्षण खत्म, ये करते करते ये नैरेटिव बना था और उसने बीजेपी का बड़ा नुकसान किया था। तो अगर 10,000 का जवाब उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में 1-1.5 साल के बाद जब चुनाव होंगे, तो अखिलेश यादव के पास क्या होगा? तो उन्होंने आज एजेंडा, आज तक के मंच पर वो नैरेटिव सेट कर दिया। बाकी काम अब वो हर दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके कार्यकर्ता, उनके नेता अब शुरू करेंगे। तो अब ये 10,000 का जवाब 40,000 ही आपको सुनाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुझे लगता है कि ये एक चुनाव के टोन को सेट करने की एक शुरुआत भी है। नीरज, आपने जैसे पीडीए की बात की, पीडीए पे मैं आऊँगा, आधी आबादी और बाकी तमाम चीज़ें पीडीए पर उन्होंने काफ़ी लंबी बात की। लेकिन अब इसे देखने के दो तरीके भी तो हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि वो बीजेपी से बड़ा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, यानी अपने पीडीए के साथ भी जो जो हथियार इस्तेमाल वो कर सकते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 40,000। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि बीजेपी ने शायद पीडीए के ऊपर से अखिलेश का विश्वास डिगा दिया। बीजेपी के लोग ये कहेंगे कि पीडीए के ऊपर, आपने पीडीए के ऊपर अखिलेश को विश्वास नहीं रहा, इसलिए अब वो हमारी पिच पर आ रहे हैं, अब वो 40,000 की बात कर रहे हैं और बाकी चीज़ें। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि ये जैसे बीजेपी भी करती है, कोई एक एजेंडा नहीं, बीजेपी भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रही होती है, तो ये अखिलेश की भी वही रणनीति है, या फिर इसे कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इधर कभी उधर वाली रणनीति के तौर पर देखेंगे आप? नीरज, मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है क्या? जी। ठीक है, आपकी आवाज कट रही थी। देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को यह मालूम है कि पिछले चुनाव में आरक्षण और संविधान बदलने का नारा चला। अब 2024 में चला, तो 3 साल बाद क्या वही नैरेटिव दोबारा उसी इंटेंसिटी के साथ लोगों में जा पाएगा? शायद नहीं। इसलिए क्योंकि आप देखें तो बिहार में भी बहुत हद तक इसकी चर्चा हुई, वहां पे एसआईआर भी हुआ, वहां पे वोट चोरी भी आया, आरक्षण की भी बात हुई, लेकिन नहीं चल पाया। तो अखिलेश यादव को यह बात तो मालूम है कि पीडीए का उनका जो मुद्दा है वो तो ठीक है, लोग पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात एक बड़े कैनवास पर, एक बड़े नैरेटिव के लिए तो करते हैं, लेकिन आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे, शायद ये मुद्दा 2027 में नहीं चलेगा। क्योंकि उस वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी थी, 400 पार का नारा था और 400 पार की वजह पूछी गई। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव उससे आगे की सोच रहे हैं। उनको भी मालूम है कि बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ेगी, तो शायद इस बार वो न चले। और अगर वो न चले और बीजेपी बिहार की तरह महिलाओं की कोई और योजना लेकर आ गई, तो उसका जवाब क्या होगा? देखिए, नेचुरल है कि फ्रीबीज का ही टाइम है और सारी सरकारें कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए बड़ा दे रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक देख लें, तो चाहे महिलाओं को घर का मुखिया बनाकर दिया जा रहा हो या फिर सीधे महिलाओं को ही टारगेट करके दिया जा रहा हो, लेकिन दिया जा रहा है। अब उनको भी मालूम है कि ये महिलाओं के वोटों का दौर है, 33% आरक्षण की बात है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण की भी बात करेंगे। जब संसद में नया परिसीमन होगा तो कुछ सालों के बाद 33% महिलाएं आएंगी। तो अब उनके निशाने पर भी वो वोट बैंक है। अब ये जरूर है कि सिर्फ पीडीए प्लस क्या होगा? देखिए, पीडीए प्लस की भी चर्चा हम लोग पहले करते रहे हैं, लेकिन क्या अब ये जो पीडीए प्लस है, ये पीडीए प्लस अखिलेश की महिलाएं हैं? अब महिलाओं में भी अगर आप देखें तो ठीक है, अगर उनके समीकरण की महिलाओं की बात की जाए तो वो उनके साथ दिखेंगी, लेकिन जब पीडीए की बात करेंगे तो महिलाओं को और क्या देंगे? तो नेचुरल है कि
बीजेपी तमाम चीजें गिनवाएगी कि हम सिलेंडर में आपको इतना पैसा दे रहे हैं, हम आपको महिलाओं को आंगनबाड़ी में इतना पैसा दे रहे हैं, हम उनके अलग अलग योजनाओं में उनको पैसे दे रहे हैं, हम उनको महीने का जो पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन हो चाहे वृद्धा पेंशन हो, उसमें इतने पैसे दे रहे हैं। और अब हम आपको जीविका दीदी जैसा उत्तर प्रदेश में भी आपको एक बड़ा हैंडसम अमाउंट देंगे। तो अखिलेश यादव के पास जवाब क्या होगा? इसलिए मुझे लगता है कि पीडीए प्लस को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी एक सोची समझी उनकी जो एक सियासी रणनीति है अगले चुनाव को लेकर के, मुझे लगता है उसे उन्होंने आज खेलने की एक शुरुआत कर दी है। और ये जो पीडीए प्लस है उनका, ये 40,000 जो उनका नया एजेंडा है वो उसके साथ साथ चलेगा। अब आप पक्का देखेंगे इस बात को कि पीडीए हो सकता है कि थोड़ा पीडीए का टोन कम हो जाए, शोर कम हो जाए, लेकिन ये 40,000 का शोर बढ़ेगा। और अखिलेश यादव अब इस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप देखें इन जनरल अगर बात करें तो महिलाओं में कोई बहुत अखिलेश यादव के खिलाफ वैसा मामला दिखता नहीं है। ये अलग बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो क्रेज है वो है। जो समाजवादी पार्टी के शासन में महिलाओं को लेकर जो बातें कही गई उनके बड़े नेताओं के द्वारा, वो मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव तक तो चिपकती हैं, लेकिन शायद अखिलेश यादव पर उतना नहीं चिपकती। उन्हें कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ का ये माना जाता है कि वो महिलाओं को लेकर के उनकी सोच सॉफ्ट है और वो उस तरीके से पुराने राजनीतिज्ञों की तरह पॉलिटिक्स नहीं करते कि जिसमें ये कोई कह दे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये दौर निकल चुका है। और नए अखिलेश यादव नया क्या देंगे? तो महिलाओं के लिए एक तो उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करनी पड़ेगी कि भाई हमारे दौर का पुराना लॉ एंड ऑर्डर को चाहे जैसा भी हो हम आपको अब नया देंगे, लेकिन उसके साथ साथ पैसा सबसे अहम है और जिसका असर बिहार में दिखा है। तो मुझे लगता है ये 40,000 का शोर बढ़ेगा और अखिलेश यादव चाहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो इस विमर्श को ले महिलाओं के बीच ला सकें। महिलाएं कितना विश्वास करती हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर अखिलेश के इस वादे को रखती हैं, ये बड़ा अहम होगा देखना। क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुझे लगता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज वोटर जल्दी नहीं करेगा, और खास करके महिलाएं। और हमने देखा है कि अखिलेश की सब बातें सही हैं, लेकिन अगर योगी की एक बात पर योगी को वोट मिलता है तो वो होता है लॉ एंड ऑर्डर। और खुल करके मुख्यमंत्री जिस तरीके से चाहे कहते हैं कि अगर किसी ने लड़कियों को छेड़ा या लड़कियों की तरफ आंखें उठाई तो अगले चौक पर यमराज मिलेंगे। तो ये सब जो बातें हैं, शायद अखिलेश यादव ये बात ना कह पाए, लेकिन वो महिलाओं को 10,000 की जगह 40,000 की बात तो कह ही सकते हैं। तो अभी मुझे जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है। लेकिन कितना भी पैसा दे आप, क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के महिलाओं के मन में जो अविश्वास है या फिर एक शंका है, क्या उसका निवारण कर पाते हैं? मेरे हिसाब से ये ज्यादा बड़ा सवाल होगा। बट अखिलेश यादव ठीक है, 40,000 को के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। नीरज, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन आपने पीडीए प्लस की बात की, तो पीडीए जो लोकसभा चुनाव से पहले एक पीडीए शुरू किया था एब्रीवेशन की शक्ल में कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, धीरे धीरे वो एब्रीवेशन से बढ़ता 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 और आज तो लगता है कि एक पूरी डिक्शनरी हो गया है। अखिलेश यादव जब भी जहां बैठते हैं तो पीडीए का एक नया फॉर्म उनके पास होता है। आज भी एजेंडा आज तक में भी उन्होंने पीडीए के तरह तरह के मतलब बताए। उसमें पी से पीड़ित, डी से दुखी, ए से अपमानित, पी से प्यारे, डी से दुलारे और तमाम चीज़ें कही। लेकिन ए से जब अगड़े पूछा उनसे एंकर अंजना ने, तो उन्होंने कहा अच्छे अगड़े भी इसमें शामिल हैं, यानी अच्छे अगड़े इसमें शामिल हैं। बुरे अगड़े क्या हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जो दरार डालते हैं, जो भेद करते हैं, वो बुरे अगड़े हैं। यानी अखिलेश यादव पीडीए की बात जब कर रहे थे, मूल पीडीए की बात में भी अगड़े शामिल हैं नहीं। उसके बाद भी आप जब भी देखिए अखिलेश यादव के एक्शन, ज़्यादातर मौक़ों पर ये संदेश देते हैं कि उनका फोकस उसी पीडीए पर है और उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स से अगले जनरल कैटेगरी का वोट जो है वो बाहर है। संसद के भीतर अवधेश प्रसाद अपने सांसद अवधेश प्रसाद को जिस तरह की अहमियत वो देते हुए दिखते हैं, या इटावा जैसे कांड में जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, इसके अलावा भी तमाम चीज़ें,
तो क्या ये जो अच्छे अगड़े बुरे अगड़े, ये आज एक बात कही तो इनडायरेक्टली अखिलेश यादव यही कह रहे हैं ना कि अगड़ों का वोट अगर चाहिए भी तो उसमें भी मुझे क्लैरिटी है कि ये वोट पूरी तरह मेरे साथ तो आना नहीं है और मेरे एजेंडे पर नहीं है। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी अखिलेश यादव बोलते हुए ओवरबोर्ड भी चले जाते हैं। और मैं उनके इस बयान को कुछ उसी तरीके से देखता हूं। ये ठीक है कि उनको मालूम है कि जो कथित तौर पर जिसको आप फॉरवर्ड क्लास कह लीजिए, अगड़े कह लीजिए, उसका एक बड़ा चंक, क्या जिस तरीके से यादव और मुसलमानों का चंक अखिलेश यादव के साथ है, उसी तरीके से फॉरवर्डों का एक बड़ा चंक बीजेपी के साथ है। उतना बड़ा चंक बीजेपी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्हें भी मालूम है कि पिछले कई चुनाव से वो वोट बीजेपी से नहीं हिला है, एनडीए से नहीं हिला है, उसी तरीके से नहीं हिला है जैसे उनसे यादव और मुसलमान नहीं हिला है। हाँ, बीच में जो ओबीसी या दलितों का वोट उनको मिला है, वो ऐसा वोट है जो कि सिर्फ उनका नहीं है, उस बीजेपी का भी है, बसपा का भी है, उसमें बहुत उस वोट को लेकर मारामारी भी है। लेकिन जो उन्होंने आज अच्छे अगड़े की बात कर दी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि उन्होंने ये इंटेंशनली कहा हो। अगर इंटेंशनली कहा है तो भी इसके अर्थ के अनर्थ निकलेंगे। भाई, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन जब, अब तो इसी तरीके से बात हो गई, कोई कह दे कि भाई अच्छा दलित और बुरा दलित, अच्छा पिछड़ा और बुरा पिछड़ा, तो ये कहने का कोई अर्थ नहीं समझ में आता। मतलब इससे कह के हो सकता है कि आप अपने खिलाफी चीजों को और बना ले। या तो अगड़े और पिछड़े की जब बात होती है तो यूजुअली जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस सवालों को या तो अवॉइड करते हैं या बिल्कुल एकदम से साफ करते हैं कि भाई देखिए हमारा एजेंडा यही है, बाकी जो हमको वोट दे ना दे। लेकिन अच्छे अगड़े और उसमें पिछड़े अगड़े की बात करके उन्होंने एक चीज भैया कर दिया है कि भाई उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर के वो करेंगे। और जिनको लगता है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, या बीजेपी से नाराज हैं या बीजेपी को नहीं पसंद करते, ऐसे बड़ी तादाद है लोगों की, उनकी और उनका इशारा है कि वो हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन यहां आपने कहीं ना कहीं एक डिवीजन किया है कि अच्छे अगड़े। तो भाई अच्छा अगड़ा कौन है, ये कौन तय करेगा? क्या बीजेपी को वोट देने वाले सब बुरे अगड़े हैं, या फिर जो अखिलेश यादव को वोट करेंगे वही अच्छे अगड़े हैं? अच्छे और बुरे की परिभाषा एक समुदाय विशेष के संदर्भ में क्या होगी? क्या आप वोट से तय करेंगे कि कौन सा वोटर अच्छा वोटर होगा और कौन सा वोटर बुरा वोटर होगा? ये तो कुछ ऐसे ही हो गई कि भाई कपड़ों नहीं, से किसी के अखिलेश यादव ने तो बीजेपी पर तंज कस दिया, कह दिया कि अच्छे अगड़े वो हैं जो भेद नहीं करते हैं, यानी कुल मिलाकर बंटवारा नहीं करते हैं, यानी वही 80-20 वाली बात कान घुमाकर अगर आप जाएंगे तो उन्होंने बीजेपी पर ही तंज कसा। हाँ, लेकिन क्या इसको सिर्फ बीजेपी के तौर हाँ तरीके बिल्कुल बीजेपी पर ही माना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो जो भले ही साधा हो लेकिन उसमें कहाँ कहाँ पे जाकर वो लग रहा है, वो तो फिर सोचने वाली बात है ही उसमें। यही बात मैं भी कह रहा हूँ नीरज, कि आपने कहने को कह दिया, आपका निशाना बेशक जो 80-20 वाला ही होगा, लेकिन इसको बहुत गुड टेस्ट में लोग लेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाजपा को बेशक वोट करते हैं और अखिलेश यादव को ही पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अखिलेश यादव को वोट नहीं भी करते हैं फिर भी उन्हें पसंद करते हैं। तो अगड़े और पिछड़े, अगड़े और बुरे, अच्छे और बुरे, जो अगड़ों की परिभाषा ये तो अखिलेश यादव बताएं। मुझे लगता है कि बीजेपी को टारगेट करने के लिए जो उन्होंने ये शब्दावली गढ़ी है, इसका कोई बहुत फायदा हो जाएगा मुझे नहीं लगता। हाँ, जब आप बात करते हैं ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यकों की, और वो अगर पोलराइज होता है तो फिर समझ में आता है। एक ही परिवार में अगर कोई आपको वोट देता है तो हो सकता है वो अच्छा अगड़ा हो जाए, जो नहीं वोट करता है वो पिछड़ा, वो खराब अगड़ा हो जाए। तो अगले सवाल पर आते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी लंबी बात की, साफ तौर पर फायर दिखे सरकार पर कि सरकार जो है वो एसआईआर नहीं करवा रही है, एनआरसी करवा रही है, हमारी तैयारी देखकर एसआईआर करवा रही है। कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए, लोगों को फर्जी वोटिंग तक के उन्होंने आरोप लगाए इस पर बोलते हुए। कुल और
फिर एक बात ये भी कही कि अब तो ये खबर भी आ रही है कि बीजेपी भी एसआईआर को लेकर चिंतित है। कुल मिलाकर ये जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया है, इसे मैं अखिलेश यादव के जो बयान हैं वो तो हैं ही, लेकिन मैं इसे और लार्जर पर्सपेक्टिव में आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि अब एक और बात आई है कि 14 दिन का समय मांगा गया है उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से कि इसकी समय सीमा और बढ़ा दी जाए कि प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। तो इसमें जो अखिलेश यादव का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया दरअसल एक घपलेबाजी है, क्या उसे आप कैसे देखते हैं? उसका क्या संदेश लोगों के बीच में है? और जो एक खबर है कि बीजेपी चिंतित है कि गांव में लोग वोट बनवा रहे हैं, शहरों में काम करते हैं, इसका क्या असर है? देखिए, एसआईआर बिहार चुनाव के पहले बिहार में हो चुका है। बिहार को हम लोगों ने बड़े करीब से देखा है, मैं खुद बिहार का ही हूं। तो एसआईआर में अगर आप देखें कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, तो 1.5 महीने घूमने के बाद मुझे बिहार में तो कोई ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैं जीवित हूं, मैं यहाँ का जेन्युइन वोटर हूं और मेरा नाम काट दिया गया। अब इक्के दुक्के कहीं किसी को मिले हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एसआईआर की इस प्रक्रिया के बाद मुझे ऐसे लोग नहीं के बराबर दिखे, मुझे तो नहीं मिले जो ये कह रहे हो कि 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं और मैं भी उस 65 लाख में हूं, जो जेन्युइन वोटर होते हुए भी न तो मैं मरा हूं, न मैं डुप्लीकेट वोटर हूं, ना ही मैं यहां से पलायन किया है मैंने, और मेरा नाम काट दिया गया। तो मैं बिहार के से अगर उत्तर प्रदेश की तरफ अब आऊं तो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियों का अपना एक तरीका है, वो इसका विरोध करें। लेकिन एसआईआर में अगर आप देखें तो आज जो अभी चूंकि आज आखिरी दिन था एसआईआर में फॉर्म सबमिट करने का, 2,91,91,00,000 लोग ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल हैं, अनडिटेक्टेबल है, माफी, जिनको डिटेक्ट ही नहीं किया कर पाया गया। 2,91,91,00,000 यानी लगभग 15 करोड़ से कुछ ज्यादा की आबादी है। और कहा यह जा रहा है कि लगभग 19-20% लोग अनडिटेक्टेबल है। अब अनडिटेक्टेबल अगर इतने लोग हैं तो आखिर वो कौन है? तो ठीक है, वोटर, वोटर 15 करोड़ से ज्यादा वोटर, वो लोग का मतलब वोटर है, वोटर मतलब इतने वोटरों में इतने लोग अनडिटेक्टेबल हैं। तो भाई या तो लोग इतने समय में उनका निधन होगा, 20 साल में बहुत सारे लोग यहां से पलायन कर गए, बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका कोई अता पता नहीं है। तो भाई एसआईआर आप एक मतदाता शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, इसको तो मानना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने चूंकि पर्सनली पूछा, तो एक महीने के अंदर आपको एक पूरा एक वोटर का रोल सामने आएगा और उसमें लोगों को देखना होगा कि मेरा नाम है कि नहीं, और अगर नहीं है तो अपने जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। तो अगर एक लेमैन की तरह मैं देखूं तो मैं एसआईआर को कोई बहुत फर्जीवाड़े के तौर पे मैं नहीं देखता पर्सनली। अगर आप देखें, मुझे लगता है कि ये शुद्धिकरण की शुरुआत, इसके काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। भाई अभी बहुत समय है, उत्तर प्रदेश में आप आराम से करा सकते थे, पूरा भी 6 महीने का, इन सब बातों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी होता रहा है। तो मैं बिहार के अपने एक्सपीरियंस से और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसके एक्सपीरियंस से मैं कोई इसको इस तरीके से फर्जीवाड़ा नहीं देख रहा कि बीजेपी अपने लोगों के नाम को जोड़ पा रही है और जुड़वा ले रही है और दूसरे के नाम कटवा ले रही है। अब इसका एक और उदाहरण समझ लीजिए, जब हम लोगों ने इसको ध्यान से देखा तो पता चला कि इससे बीजेपी ही ज्यादा परेशान है। ये 2,91,00,000 लोग अगर हट रहे हैं या वो अनडिटेक्टेबल है, वो समझ नहीं आ रहा है कि कौन है, कहां चले गए। तो ठीक है, कुछ लोग मरे, कुछ लोग पलायन हो गए, कुछ के डुप्लीकेट वोटर है। समस्या बीजेपी को ज्यादा हो रही है। भाई इतने लोग शहरों में सबसे ज्यादा है, उनके वोट गांव में भी हैं। अगर कोई आदमी गांव में है, वो देवरिया में घर बनाया है, और अगर वो महानगरों में रह रहा है तो 3-3 जगह उसके वोट है, बहुत सारे लोगों के। 2 जगह तो वोट मैक्सिमम लोगों के हैं। लेकिन एक बात निकल पड़ी और ये चल पड़ा गांव में, खास करके बहुत सारे लोगों में, कि भाई अगर आपके पास गांव में वोट नहीं है तो आप जायदाद से बेदखल कभी भी हो सकते हैं। ये एक अफवाह फैली और बहुत सारे लोग, खास करके जो कम पढ़े लिखे हैं, उनमें ये ज्यादा रहा, जो दूर दूर मजदूरी करते हैं। और ये बिहार चुनाव में भी दिखा, इसलिए लोग बिहार चुनाव में गुजरात से आकर के वोट किए, सुबह वोट पहुंचे हैं, वोट किया और शाम के ट्रेन से चले गए। ऐसे भी उदाहरण वहां दिखाई दिए। तो उत्तर प्रदेश में जो मैं देख रहा हूं वो यही है कि बीजेपी यहां इसलिए परेशान है क्योंकि
शहरों के वोट कटे हैं। अब प्रयागराज में जो मेरे पास लिस्ट है उसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा है 3-4 विधानसभाओं में। तो इतने सालों में लोग ज्यादातर पलायन कर गए, नहीं है, पता नहीं चल रहा। उसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद में ऐसी स्थिति है। तो देखिए, मेरा मानना है कि एसआईआर को लेकर के बीजेपी का एक अपना नजरिया है, समाजवादी पार्टी का अपना नजरिया है, कुछ उसी तरीके से है जैसे ईवीएम पर नजरिया है। तो मुझे लगता है कि एसआईआर को लेकर उसके कार्य करने के तरीकों पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत इस तरीके से फेक, फर्जी और ऐसा नहीं मानता कि इस एसआईआर के जरिए किसी एक समुदाय या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को हटाया जा रहा है और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को लाया जा रहा है। नीरज, लेकिन कुल मिलाकर सियासी गर्मी तो इस विषय को लेकर 1.25 साल पहले ही बनी हुई है। बिहार में तो चूंकि 3-4 महीने पहले शुरू हुआ मामला, शायद उस तरह से चुनावों में इसका असर नहीं दिखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1.25 साल पहले शुरू हो चुका है, तो शायद आने वाले दिनों में ये और गर्मी पकड़ेगा। एक और सवाल आपसे, छोटा जवाब चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन को लेकर, वो इंडिया गठबंधन जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त उत्तर प्रदेश के अंदर दी, लोकसभा चुनाव में ऐसी शिकस्त दी कि केंद्र में बीजेपी एब्सोल्यूट 272 सीट पूरी नहीं कर पाई। उसके लिए साफ तौर पर उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार माना जा सकता है। अपनी उस जीत को, अपने आज के इंटरव्यू में भी अखिलेश यादव काफ़ी अपनी पीठ थपथपाते नजर आए कि हमने पहले भी बीजेपी को हराया है, 2027 में भी हराएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के, यानी कांग्रेस पार्टी के साथ उनके गठबंधन के सवाल पर एक तो बात उन्होंने साफ कही, जो अगर आप फेस वैल्यू पर लेते हैं तो इतनी बात कि हाँ हम तो चुनाव मिलकर लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा, जब ये सवाल हुआ कि बिहार में कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ा खराब प्रदर्शन की और उसकी वजह से शायद तेजस्वी यादव को भी इतना खराब प्रदर्शन झेलना पड़ा, तो एक लाइन अखिलेश यादव ने कही कि हम अपने साथी को समझाएंगे, पहली बात, और दूसरी ये कि जीत ही आधार होगा। तो ये तो बड़ा संदेश है। साफ तौर पर वो कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि भैया कोई शर्तें मत लगाइएगा, सौदेबाजी मत कीजिएगा, लड़ेंगे तो मिलकर, लेकिन जो जितनी सीटें आपको दी जाएंगी चुपचाप ले लीजिएगा। लगता है कुमार अभिषेक डिस्कनेक्ट हो गए हैं। खैर, कुल मिलाकर जो 40,000 वाली योजना पर कुमार अभिषेक से हमारी चर्चा हो रही थी, और अखिलेश यादव ने एजेंडा आज तक में तमाम विषयों पर जो बात की, 2027 के लिए उस पर बड़े संदेश निकले हैं, बड़े संदेश हमारे सामने आए हैं। आने वाले दिनों में हमारी इन पर नज़र रहेगी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।